चलिए अब कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है? इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, or you can say single value around which all other values tend to congregate, or you can say concentrate is measure of central tendency। और क्यों ये measure of central tendency है वो भी मैंने बताया था कि this value has got tendency to remain somewhere in center part of the distribution, that's why they are called central measures of central tendency। measures क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे ये लॉजिक था कि ऐसे सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू या ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन अप्रोच है, मीन, मीडियन एंड मोड। और तीनों अप्रोच से हम जो मेजर निकालते हैं, ठीक है, उनका तीन तरीके के मेजर हम निकाल सकते हैं। इसकी वजह से उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं? तो आप बोल सकते हो कि मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन में वैसे तीन कैटेगरी है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो मिला के बोला जाए तो हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो कि देयर आर 5 मेजर्स, AM, GM, HM, मीडियन एंड मोड। तो 5 मेजर्स है टोटल, ठीक है, जिसमें से आप कैटेगराइज करो तो मैथमेटिकल मेजर और पोजिशनल मेजर दो होते हैं। जो मैथमेटिकल मेजर है वो मीन, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, और पोजिशनल मेजर जो है वो मीडियन एंड मोड है। अच्छा, ये सब काम हम क्यों करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ये सेंट्रल टेंडेंसी के जो हमने मेजर्स निकाले उनका यूज क्या है या उनका फंक्शन क्या है, ऐसा पूछे तो आप सिंपली एक लॉजिक अप्लाई करो और 3 चीज आप ध्यान में रखो। सबसे पहला तो हम ये काम क्यों करते हैं? तो इसकी वजह से करते हैं कि लार्ज मास ऑफ डेटा को समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको फ्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दे तो वी कैन इजीली ग्रास्प इट। तो प्रोफेसर RA फिशर ने ही बोला था कि ह्यूमन माइंड हैज गॉट सम इनहेरेंट डिसएबिलिटी। क्या है? और वो है वी कैनॉट ग्रास्प टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। लेकिन हम ये टू मेनी थिंग्स को किसी फ्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दे तो हम इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो पहला जो काम है वो काम है टू कंडेंस द डेटा। डेटा को कंडेंस करना ये पहला काम है, सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड एंड पीपल कैन इवेल्युएट और जज और एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली और अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो पहला काम है या पहला यूजेज है मास ऑफ डेटा, लार्ज मास ऑफ डेटा को लेजिटिमेट स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सो टू कंडेंस द डेटा इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड ये है कि आपने डेटा तो कंडेंस कर लिया, लेकिन डेटा कंडेंस करने के बाद आपको दूसरे किसी डेटा के साथ कंपैरिजन करना हो तो भी आप कर सकते हो। मतलब सिर्फ डेटा कंडेंस करने के नहीं, लेकिन कंडेंस डेटा, जैसे किसी बैट्समैन के 500 इनिंग के स्कोर को मुझे दूसरे बैट्समैन के 400 इनिंग के स्कोर्स के साथ कंपेयर करना हो तो दोनों का एवरेज निकाल के मैं कंपेयर करूंगा। इसका यह मतलब है कि डेटा को कंडेंस तो कर ही सकते हैं, लेकिन फैसिलिटेट भी होता है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन के लिए ये काम हो सकता है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस टू कंपेयर द डेटा विथ अदर डेटा। एक सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू के साथ हम कंपेयर करके दोनों सेट के साथ आप जज कर पाओगे, दोनों को समझ पाओगे और उसमें से कौन बेटर परफॉर्मर है इसका डिसीजन ले पाओगे। तो तीसरा काम है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए भी सेंट्रल टेंडेंसी यूजफुल है। तो ये 3 मेजर काम है, लेकिन चौथा एक काम है जो इनसे थोड़ा आगे जा रहा है। मतलब डेटा को कंडेंस करेंगे, कंडेंस डेटा एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे कि क्या बेटर है, क्या कम बेटर है, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टोरी के हिसाब से बना है, लेकिन ये एक अलग सा पॉइंट है कि
आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी ये एक ही स्टैटिस्टिक्स का टूल नहीं है एनालिसिस के लिए, इससे आगे भी कई सारे टूल्स हैं, लेकिन उसमें आपको बेस जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी लेके काम करना है। इसका मतलब फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए सेंट्रल टेंडेंसी बेस बनने वाला है। तो मैं यहां पर उसका चौथा जो यूज है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वो है टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडीज। तो सेंट्रल टेंडेंसी के 4 मेजर फंक्शन है या 4 मेजर यूज है या 4 पर्पस है। क्यों हम करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का स्टडी? जस्ट टू कंडेंस द डेटा, टू हैव प्रॉपर कंपैरिजन, टू मेक प्रॉपर डिसीजन एंड टू हैव फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी। ये चारों काम के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी पड़ती है और इसका ये यूजेस भी है या फंक्शन भी है। तो चलिए फंक्शंस बोले या यूजेस बोले, ठीक है, इसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो या यूजेस भी बोल सकते हो। शॉर्ट में ये 4 पॉइंट और इनके लिए कुछ ना कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हो। ये फंक्शन या यूजेस का काम सेंट्रल टेंडेंसी का हुआ। एक नया पॉइंट भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो हम ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये समझ लो और एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल पॉइंट है और वो है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड एवरेज। मतलब या रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एवरेज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एवरेज, वो सब एक ही चीज है। देखो, आपने एवरेज पढ़ी है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मोड, और एक एवरेज हार्मोनिक मीन है, वो नहीं भी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हम ये 4 की बात करेंगे क्योंकि हमारे स्टडी में ये 4 है। तो ये रिक्विजिट्स क्या है? रिक्विजिट्स है कि आपका मेजर एएम हो, जीएम हो, एचएम हो या मीडियन मोड कोई भी हो, वो ये कुछ कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करे तो वो अच्छा एवरेज माना जाएगा। किसको हम अच्छा एवरेज बोलेंगे? तो कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स है, 6-7 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं 6 में कवर कर लूंगा, 2 पॉइंट को मैं मर्ज करने वाला हूं। तो प्रोफेसर यूल ने बताया है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से कोई भी एवरेज अच्छी एवरेज मानी जाएगी, कंसीडर एज अ गुड एवरेज। उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज या रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेज या रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एवरेज, ठीक है, या कंडीशंस फॉर गुड एवरेज। तो जो एवरेज ये रिक्वायरमेंट या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो अच्छा एवरेज माना जाएगा। और अच्छे एवरेज की ये कुछ खासियत है या कुछ पेक्युलरिटीज है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोफेसर यूल ने डिस्कस किए थे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे और उसको मैच करेंगे कि इनमें से कौन सा मेजर कौन सी रिक्विजिट्स को फुलफिल करता है और कौन सा मेजर रिक्विजिट्स को फुलफिल नहीं करता है, और जो सबसे ज्यादा रिक्विजिट फुलफिल करेगा वो सबसे अच्छा मेजर माना जाएगा, ठीक है। तो हम एरिथमेटिक मीन को क्यों बेस्ट मेजर या मोस्ट पॉपुलर मेजर बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। सपोज सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रोफेसर यूल के हिसाब से कोई भी मेजर, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बेस्ट हो या अच्छा हो, उसके लिए एक कंडीशन है कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ये फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड मतलब परफेक्टली डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड, और कोई कंफ्यूजन ना हो डिफाइन करने के बाद। देयर शुड नॉट बी एनी इफ्स एंड बट्स। तो आप बोल सकते हो कि इट्स रिजिडली डिफाइंड, प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड। इसका डिफाइन भी प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मूला भी प्रॉपर होना चाहिए। आई कैन से इट इज डिफाइन एंड कन्फाइन, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
तो आप उसको बोल सकते हो कि रिजिडली डिफाइंड. सो एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड एज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ इट इज रिजिडली डिफाइंड. दैट मीन्स कंडीशन ये है कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. ओके, तो क्या एरिथमेटिक मीन रिजिडली डिफाइंड है? बिल्कुल है. एरिथमेटिक मीन का परफेक्ट डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर. नो इफ्स एंड बट्स. सेम वे कैन यू से ज्योमेट्रिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड? यस, ज्योमेट्रिक मीन भी परफेक्टली डिफाइंड है. इट इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्टली डिफाइंड है. अच्छा सर, मीडियन परफेक्टली डिफाइंड है? मैं बोलूंगा ना, मीडियन परफेक्टली डिफाइंड नहीं है. सर ये भी तो प्रॉपर डिफाइनेशन था. मैं बताऊं, उसका डेफिनेशन ये था कि मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन which lies exactly the middle of the distribution provided observations have been arranged in the order of magnitude. बिल्कुल सही बात है. सभी ऑब्जर्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो एग्जैक्ट मिडल में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा. तो डिफाइन तो है परफेक्ट, लेकिन उसको अप्लाई करो तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो एग्जैक्ट मिडल में एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा. जैसे 9 ऑब्जर्वेशन है तो 1 2 3 4 5th ऑब्जर्वेशन मिडल में आएगा, 6 7 8 9. तो एग्जैक्ट मिडल वाला एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन है. तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मिडल में एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, लेकिन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मिडल में एक नहीं 2 हमको वैल्यू मिलती है. और उस वक्त हम क्या करते हैं, वो दोनों का एवरेज लेते हैं. 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. सपोज 4.5th ऑब्जर्वेशन ऐसा हो तो इसका ये मतलब हुआ कि ये परफेक्टली डिफाइन है ही नहीं. क्योंकि परफेक्टली डिफाइन होता तो एक ऑब्जर्वेशन में भी वही, फिर 2 आया तो हम 2 का एरिथमेटिक मीन ले लेते हैं. इसका ये मतलब है कि मीडियन जो डिफाइन किया हुआ है वो प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हो तो फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि इफ्स एंड बट्स आ जाता है. और एक चीज मैं बताऊं कि यदि ग्रुप डेटा दिया हो तो मीडियन आपको डायरेक्टली मिलता ही नहीं, आपको सिर्फ मीडियन क्लास मिलता है. और मीडियन क्लास मिलने के बाद हमको यह पता होता है कि मीडियन इज लाइंग विद इन दिस रेंज और ये क्लास के अंदर कहीं पर मीडियन है. एग्जैक्टली कहां पर है वो डिटरमाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक से डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला. और ये एक अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है. और ऐसे केस में ग्रुप डेटा में मीडियन एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू है वो पता नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट कौन सी वैल्यू है वही पता होता है. तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो मीडियन परफेक्टली डिफाइन है ऐसा हम नहीं बोल सकते. तो वहां मैंने क्रॉस मार्क किया है. ये दोनों परफेक्टली डिफाइन है, मीडियन परफेक्टली डिफाइन नहीं है. क्या मोड तो वैसे भी पता है आपको कि परफेक्टली डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन टाई हो तो फिर इंपीरिकल हो, कहां गया फिर बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिकली डिफाइन ही नहीं है. तो रिजिडली डिफाइंड वर्ड तो उसके लिए हम यूज कर ही नहीं सकते. और यहां पर भी ग्रुप डेटा होगा मोड के केस में तो हमें भी यहां पर भी मॉडल क्लास मिलता है और उसके बाद हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें ध्यान में लेने के बाद हम इतना बोल सकते हैं कि ये जो मैथमेटिकल मेजर्स है वो तो रिजिडली डिफाइंड है, लेकिन जो पोजिशनल मेजर्स है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने जो भी डिस्कस किया कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, ये 2 फॉलो कर रहे हैं ये कंडीशन को, लेकिन मीडियन एंड मोड ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. एनी कंफ्यूजन? क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट है इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. आपका जो भी मेजर हो, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर हो, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए. कैलकुलेशन भी इसका सिंपल होना चाहिए, समझने में भी उसको सिंपल होना चाहिए. सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट ऐसा मेजर होना चाहिए.
प्रोफेसर यूल ये बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड मेजर अच्छी बात नहीं है, हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्विजिट ऑफ गुड एवरेज के लिए हम वो बोलेंगे कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। आई कैन से अरिथमेटिक मीन इज यस सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, बट सेम थिंग आई कैनॉट से फॉर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को कोई भी सिंपल एंड इजी नहीं बोलेगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, क्योंकि हम रूट निकालते हैं, nth रूट निकालते हैं, एंड फाइंडिंग रूट इज लिटिल डिफिकल्ट। कॉमन मैन के लिए तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, इवन मैथमेटिक्स जो अच्छी तरीके से जानता है उसको भी पता है कि ये कितना डिफिकल्ट होता है। तो ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। क्या मीडियन करता है? ऑब्वियसली मीडियन तो बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है, और मोड भी। क्यों? क्योंकि मीडियन में मिडल पोजीशन का जो ऑब्जर्वेशन है वही हम निकाल लेते हैं, तो कंपैरेटिवली इसका कैलकुलेशन भी इजी है। मोड में तो बहुत इजी है भाई, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ उसको मोड ले लो। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट वाली कंडीशन अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड फुलफिल करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब आपका जो भी मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो मेजर ऐसे डिसाइड करो कि हमने सभी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लिया है, उसके बाद ये मेजर हमने स्ट्रक्चराइज किया हुआ है। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। किसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लिया और किसी को नहीं लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट शुड बी, इट इज ऑट टू बी, इसको आप बोल सकते हो कि ये होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यस अरिथमेटिक मीन क्या वो फॉलो करता है? गारंटी यस। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। हम करते क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन को हम छोड़ के काम नहीं करते। यस इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यस अरिथमेटिक मीन ये कंडीशन फुलफिल करता है। क्या ज्योमेट्रिक मीन भी ये कंडीशन फुलफिल करता है? यस, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में भी हम प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन पहले निकालते हैं और उसका nth रूट निकालते हैं। इसका मतलब हर ऑब्जर्वेशन की प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ का लिया और कुछ का नहीं लिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी ये कंडीशन फुलफिल करता है। कैन यू से मीडियन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन? आई वुड से डेफिनेटली नॉट। क्यों? मीडियन तो सिर्फ मिडल पोजीशन की ही ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लेके बना हुआ है, बाकी की पोजीशन पर कौन से ऑब्जर्वेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हाँ वो सीरियली ऑर्डर में होना चाहिए, बस इतना है। वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपने ऑर्डर में लिखा कि 3, 5, 8, 9 एंड 11, तो मिडल में 8 है तो 8 मीडियन। अब ये 3 का 2 भी हो जाएगा तो भी मीडियन 8 रहेगा, और ये 1 हो गया तो भी मीडियन 8 होगा। ये 5 का 7 भी हो गया, या 6 भी हो गया, या 4 भी हो गया, या 2 भी हो गया, तो भी मीडियन 8 होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई, ऑर्डर की पोजीशन चेंज नहीं हुई, वैल्यू चेंज हो गई ऑब्जर्वेशन की, लेकिन सेंटर में जो 8 है वो तो 8 ही रहता है। इसका ये मतलब है कि अरिथमेटिक मीन में जो ऑब्जर्वेशन थोड़ा भी चेंज हुआ तो पूरा मीन चेंज हो जाता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। बल्कि मीडियन इज जस्ट बेस्ड ऑन सेंटर लोकेटेड ऑब्जर्वेशन। तो इसके पहले वाले या बाद में वाले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चेंज भी हो जाए, हाँ, सिर्फ वो इतना होना चाहिए कि वो मीडियन को इफेक्ट ना करे या सेंटर पोजीशन वाले ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट ना करे ऑर्डरली अरेंज करने में, तब तक वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। और ऐसे तो कई सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, और करो तो भी मीडियन की वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स मीडियन अफेक्ट नहीं होगा, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पर वो बना ही नहीं है, तो फिर इफेक्ट भी नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन वाला क्राइटेरिया एएम और जीएम फुलफिल करता है,
लेकिन मीडियन फुलफिल नहीं करेगा। सेम वे मोड भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया कि ये है, बाकी के ऑब्जर्वेशन कितनी भी बार रिपीट हो, हाईएस्ट जब तक ना हो तब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहां पर भी मोड इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन विच इज बीइंग रिपीटेड फॉर मैक्सिमम टाइम। बाकी के ऑब्जर्वेशन की कोई औकात ही नहीं है कि मीडियन या मोड को डिस्टर्ब कर सके जब तक वो सबसे ज्यादा बार रिपीट नहीं होते। तो थर्ड कंडीशन, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसमें एएम और जीएम फुलफिल करते हैं ये कंडीशन, लेकिन मीडियन एंड मोड ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते। चलो प्रोफेसर यूल के हिसाब से फोर्थ कंडीशन ये है कि इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू की सबसे कम इंपैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज की वैल्यू निकाल रहे तो एक्सट्रीम वाले एवरेज पर इंपैक्ट कर देंगे, तो एवरेज जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। मैं आपको बता दूं, जो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है उसमें तो सभी ऑब्जर्वेशन इंपैक्ट करेंगे, फिर वो सेंटर में लोकेटेड हो या एक्सट्रीम पर हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एरिथमेटिक मीन को इफेक्ट करेगी। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि पूरे क्लास में एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं या 3-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम मार्क आते हैं, उसकी वजह से पूरे क्लास की एवरेज डाउन हो जाती है। बोले कि सर सबके अच्छे मार्क है, इन्हीं की वजह से हमारी एवरेज पूरे क्लास की डाउन हो गई, ऐसा आप लोग बोलते हो। तो इसका ये मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो इफेक्ट करती है एवरेज को। कौन सी एवरेज? एरिथमेटिक मीन को इफेक्ट करती है। तो लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज वाला जो कंडीशन है वो एरिथमेटिक मीन फुलफिल नहीं करेगा। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको प्रोडक्ट करने के बाद रूट निकालते हैं, तो जो एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम वाली बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, उसका इतना इंपैक्ट नहीं रहता, और हायर एक्सट्रीम वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको तो हम उतना ही रूट निकाल देते, तो उसको रिड्यूस कर देते, तो थोड़ा बहुत ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट होगा ही होगा। हाँ, थोड़ा कम होगा, इससे बेटर पोजीशन में है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन उतना भी अच्छा पोजीशन नहीं है। तो मैं यस भी बोलूंगा और नो भी बोलूंगा, ये दोनों बोलेंगे। लेकिन मीडियन के लिए बात की जाए तो एक्सट्रीम वैल्यू की कोई भी इंपैक्ट मीडियन पर होती नहीं है, क्योंकि मिडल में जो है वो तो मिडल में है। अभी मैंने बताया था कि एक्सट्रीम की वैल्यू चेंज भी कर दो तो भी मीडियन पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो ये कंडीशन मीडियन सबसे अच्छी तरीके से फुलफिल करता है, और यस मोड भी फुलफिल करेगा, क्योंकि मोड जो है वो हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है और ज्यादातर वो मिडल में ही होता है। तो एक्सट्रीम की वैल्यू चेंज भी हो जाए, लेकिन हाईएस्ट टाइम वो रिपीट होने वाली नहीं है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी मिलने वाली नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक्सट्रीम का इंपैक्ट मोड पर भी नहीं होता। तो ये फोर्थ कंडीशन जो है वो पोजिशनल मेजर अच्छी तरीके से फुलफिल करते हैं, जबकि मैथमेटिकल मेजर प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाते ये फोर्थ कंडीशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कंडीशन है इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। ये सर क्या है? देखो, सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है पहले मैं वो आपको बता दूं। जब आप कोई भी लार्ज मास ऑफ डेटा होता है, पूरा पॉपुलेशन, उसका स्टडी नहीं करते, लेकिन आप उसमें से थोड़े सैंपल ले लेते हैं और पूरा सैंपल का ही स्टडी करने के बाद पॉपुलेशन को जज करते हैं, ये एक प्रोसीजर होता है। अब आप कोई भी मेजर सैंपल का निकालो, जैसे सैंपल का मीन निकाला, और पॉपुलेशन का मीन जरूरी नहीं कि सैंपल के मीन जितना ही हो, लेकिन आपका जो सैंपल का रिजल्ट है वो और पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हो सके उतने वो क्लोज होने चाहिए। मतलब मोर और लेस आपका जो सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो पॉपुलेशन को भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे, ऐसा ही होना चाहिए।
तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, सैंपल का एवरेज और पॉपुलेशन के एवरेज के बीच जो गैप है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। वो फ्लक्चुएशन हो सके उतना कम होना चाहिए। हाँ, एरिथमेटिक मीन में ऐसा हो सकता है, और ये कंडीशन को सबसे अच्छी तरीके से कोई फुलफिल करता है तो वो एरिथमेटिक मीन ही है। ज्योमेट्रिक मीन, ये कंडीशन को यस और नो दोनों कैटेगरी में इसके लिए लिखूंगा। टू सर्टेन एक्सटेंट ये फुलफिल करता है क्योंकि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है और प्रॉपर सैंपल लिया होता है तो वो रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर करेगा। लेकिन मीडियन ये कंडीशन को या मोड ये कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो पूरे पॉपुलेशन में जो मिडिल पोजीशन पर है वो पोजीशनल मेजर है। वही सैंपल में से आप कोई लो और मिडिल पोजीशन लो तो वो मिडिल पोजीशन उसके साथ मैच नहीं होगी। तो ये लीस्ट ने इट इज हैवीली अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। सेम वे आपने जो सैंपल लिया है वो सैंपल में हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो हो वही पूरे पॉपुलेशन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसका मतलब सैंपलिंग फ्लक्चुएशन वाला जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो मीडियन और मोड फुलफिल नहीं करता। एएम सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से फुलफिल करता है, जीएम टू सर्टेन एक्सटेंट यस एंड टू सर्टेन एक्सटेंट नो, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्रोफेसर यूल का लास्ट कंडीशन वो है इट शुड बी, और यू कैन से इट शुड फैसिलिटेट further statistical calculations. Further statistical calculation, that means suitable for further algebraic और statistical calculation। चलो मैं इसको algebraic वर्ड यूज करूं, एल्जेब्रिक और सुटेबिलिटी, सुटेबल टू फर्दर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। आपने जो मेजर एक बार निकाल दिया वो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए या फर्दर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए सुटेबल है? हाँ है, एरिथमेटिक मीन सुटेबल है। एक दो एरिथमेटिक मीन को मैं कंबाइन करके कंबाइन एरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूं। हाँ, एरिथमेटिक मीन के बेस पर आगे भी कोई मेजर निकाल सकते हैं, वो पढ़े नहीं है लेकिन हो सकता है। तो सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यस। ज्योमेट्रिक मीन का भी मैं कंबाइन मीन निकाल सकता हूं, लेकिन क्या दो अलग अलग मीडियन का कंबाइन मीडियन निकाल सकते? मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते। सर मीडियन मैथमेटिकल मेजर ही नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। मतलब मीडियन क्या, मोड भी इस कंडीशन में फुलफिल नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि मैथमेटिकल मेजर होंगे वो फर्दर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए सुटेबल है, अवेलेबल है, लेकिन पोजिशनल मेजर अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो ये ऑल 6 पॉइंट, वैसे प्रोफेसर यूल ने 7 पॉइंट डिस्कस किए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 2 और 3 मतलब 7 पॉइंट में ये दो अलग कर दिए थे। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दूसरा बोला इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट को मैंने एक कंडीशन में डाल दिया है, उसकी वजह से ये 6 हो रहे हैं, वैसे ओरिजिनली 7 थे और कुछ नहीं। तो ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए प्रोफेसर यूल की कंडीशन के हिसाब से, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका कंपैरिजन सिर्फ इन्हीं पॉइंट से होगा। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके साथ आप ये सभी मेजर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे पॉइंट्स लिख के दे सकता हूं, जैसे कि एक तो लेते हैं टाइप ऑफ एवरेज। टाइप ऑफ एवरेज तो एरिथमेटिक मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन मीडियन एंड मोड पोजिशनल एवरेज है। तो एक पॉइंट तो ये भी हुआ कंपैरिजन का। चलो अभी मैं पार्टीशन ड्रॉ कर दूं तो कंफ्यूजन ना हो। ओके, दूसरा एक लेते हैं एरे। एरे मतलब डेटा को अरेंज करना पड़ता है,
ऑर्डर में लोएस्ट, उसके बाद लोएस्ट टू हाईएस्ट, वो काम हम कहाँ करते हैं? मीडियन में करते हैं. सो एरे क्या अरिथमेटिक मीन के लिए जरूरी है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. एरे इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर ज्योमेट्रिक मीन यस, नॉट रिक्वायर्ड. बट फॉर मीडियन इट इज रिक्वायर्ड. जरूरी है कि अरेंज करो. फॉर मोड, ऑफ कोर्स मोड के लिए भी वो जरूरी नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड ऐसा मैं लिख सकता हूं. तो एक और पॉइंट हुआ कंपैरिजन का. चलिए एक इससे भी आगे बढ़ते हैं. सपोज मैं आपको बताऊं कि ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन हो, तो क्या मैं मीन निकाल सकता हूं? नहीं. मीन, एरिथमेटिक मीन ओपन एंडेड हो तो नहीं निकाल सकते जब तक इसको क्लोज ना करो. सेम वे ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल सकते. यस, लेकिन मीडियन एंड मोड हम ओपन एंडेड क्लासेस हो तो भी निकाल सकते हैं. चलिए एक और पॉइंट लेते हैं कंपैरिजन के लिए. क्या मैं कंबाइन मीन निकाल सकता हूं? यस. कंबाइंड जीएम? यस. कंबाइंड मीडियन मोड? नहीं. ये यहां पर हमने देखा था कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है. अब क्लास की साइज इक्वल है या अनइक्वल है उसके बारे में बात करें तो अनइक्वल क्लास हो तो भी मैं एरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं, मीडियन निकाल सकता हूं, लेकिन मोड नहीं निकाल सकता. मोड निकालने के लिए मुझे कंपल्सरीली सभी क्लास इक्वल होने जरूरी है, नहीं तो फिर मेरे पास ऑप्शन बन जाता है कि भी मैं इंपेरिकल रिलेशनशिप से जाऊं. एक और पॉइंट लेते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पॉसिबल है. तो ग्राफिकली मैं एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकता. हाँ, लेकिन मीडियन एंड मोड निकाल सकता हूं. मीडियन का टूल ओजाइव है और मोड का टूल हिस्टोग्राम है, तो ये काम मैं कर सकता हूं. देखो मैंने कई सारे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यहां पर रख दिए हैं. अब मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये क्वेश्चन के साथ साथ हम मल्टीपल क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं. जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एरिथमेटिक मीन की पेक्युलरिटीज तो आ गई. एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मोड सभी की स्पेशल कंडीशंस आ गई. एक तो ये कि कौन सा एवरेज परफेक्ट है या नहीं है, उसके रिक्विजिट्स वाला एक क्वेश्चन हो गया. हर एक की बेसिक पेक्युलरिटीज समझ में आ गई. ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया. दूसरा मतलब देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन इसमें तो हो गए. फिर आपको हर एक के मेरिट डीमेरिट भी डिस्कस करना हो तो यही चार्ट से आप कर सकते हो. हर एक के मेरिट डीमेरिट और इसके हिसाब से हर एक की सुटेबिलिटी भी हम डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ ये चार्ट से. जैसे कि पहले सपोज मुझे मेरिट्स लिखना है तो जहां जहां ये राइट मार्क्स है वो सब मेरिट है और जहां जहां रॉन्ग मार्क्स है वो सब डीमेरिट है. क्या बात है, देखते हैं. सपोज मैं बोलूं कि एरिथमेटिक मीन के मेरिट्स का डिस्कशन करो तो आप बोल सकते हो एरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मतलब वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसका मेरिट हो गया. एरिथमेटिक मीन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. एरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. एरिथमेटिक मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. एरिथमेटिक मीन इज सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. Arithmetic mean can be obtained when class intervals are having unequal size. Even if the data are not arranged, arithmetic mean can be obtained. That means not required. Array is not required या data arrangement is not required in arithmetic mean. ये उसके merit हुए. अच्छा, तो demerit क्या होगा? demerit लेते हैं. तो एक तो ये है कि arithmetic mean is heavily affected by extreme fluctuation. और सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट होता है. एरिथमेटिक मीन कैनॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली. एरिथमेटिक मीन कैनॉट बी ऑब्टेन व्हेन क्लासेस आर ओपन एंडेड. तो देखो जहां जहां मैंने राइट मार्क किया था वो उसके मेरिट हो गए, जहां जहां रॉन्ग मार्क किया है वो डीमेरिट हो गए. क्या सर ऐसा मीडियन के बारे में, सैंपल के तौर पे मीडियन की बात करते हैं, क्या मीडियन के भी मेरिट डीमेरिट इससे डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे कि
Median is simple to understand and easy to calculate. Median is not affected by extreme values. Okay. Median can be obtained if the classes are open-ended. Median can be obtained when classes are having unequal size. Median can be obtained graphically. ये सब उसके मेरिट हो गए. डीमेरिट बोलना है तो मीडियन इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. Median is not based on all observation. Median is heavily affected by sampling fluctuation. Median is not suitable for further algebraic treatment. For obtaining median, data arrangement or array is required. तो देखो ये सब डीमेरिट हो गए. तो यही चार्ट आप ध्यान में लो तो कई सारे क्वेश्चन के आप आंसर निकाल सकते हो. कंपैरिजन का एक और पॉइंट मैं लूं, सपोज यहां पर 11 के बजाय यहां पर मैं ले लेता हूं 12. क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस. क्वालिटेटिव डेटा तो आप बोल सकते हो कि टू एनालाइज क्वालिटेटिव अरिथमेटिक मीन इज नॉट अवेलेबल, ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट अवेलेबल. यस, मीडियन इज अवेलेबल बट मोड इज नॉट अवेलेबल. तो ये भी एक मेरिट डीमेरिट का पॉइंट हो गया. मीडियन का मेरिट आप बोल सकते हो कि फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा मीडियन इज द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और बाकी के सभी के लिए डीमेरिट बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा. ये डीमेरिट हो जाएगा. तो ऐसे कई और पॉइंट भी आपके दिमाग में आ सकते हो और आप कंपेयर कर सकते हो. एक काम कीजिए, इसका पहले तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक नए क्वेश्चन पे हम जाएंगे, नए पॉइंट पर. चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है चॉइस. चॉइस ऑफ एवरेज. मतलब कब कौन सी एवरेज सिलेक्ट करनी है. एवरेज तो सर हाँ, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या फिर मीडियन या मोड. आपको अपने डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन सा एवरेज सिलेक्ट करना है. तो कोई भी ऐसा एवरेज नहीं है, मतलब ये सभी मेजर में से कोई भी एक मेजर ऐसा नहीं जो हमेशा हर बार यूज कर सके. सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग एवरेज की चॉइस करनी पड़ती है. उसका डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया ध्यान में लेना है कि डेटा की अवेलेबिलिटी कैसी है, किस पैटर्न का डेटा है. ठीक है, आपको फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी करना है आगे जाके, तो आपके दिमाग में इंक्वायरी के ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से आप देखो. डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपके साथ हुआ है उस हिसाब से आपको पर्टिकुलर एवरेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है. तो हर एवरेज के लिए कुछ ना कुछ अपनी सूटेबिलिटी है. जैसे मैं एरिथमेटिक मीन की पहले बात पर्पसफुली नहीं करूंगा क्योंकि जो चीज बाकी बच गई वो सब एरिथमेटिक मीन के लिए सूटेबल है. लेकिन मैं बोल सकता हूं कि मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन कब यूज होते हैं. जैसे मीडियन की बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करना हो तो मीडियन. ओपन एंडेड क्लासेस दिए हैं तो भी मीडियन सूटेबल मेजर है. मतलब किस पैटर्न का क्लासेस है उससे आप जा सकते हो. अच्छा, या फिर आपको वेराइंग लेवल पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना है, ठीक है, तो उसमें भी मीडियन काम करता है. मोड मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, इसका मतलब मोस्ट प्रीफर्ड साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट या शू साइज, मतलब कंज्यूमर का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किस जगह पर है या कौन से पॉइंट पर है, उससे आप मोड डिटरमाइन कर सकते हो. रेशियोज या इंक्रीज या डिक्रीज का, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का एवरेज, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज का एवरेज निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है. बाकी कुछ बच गया है, इन सभी में से नहीं आता है तो हम अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं. तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से ये डेटा के लिए कौन सी एवरेज सूटेबल है. मतलब जिसके लिए ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल है इसके लिए आप अरिथमेटिक मीन निकाल के काम करो तो वो अच्छी बात नहीं है. तो इसके लिए मैंने एक सेल्फ टेस्ट आपको दिया हुआ है. वो सेल्फ टेस्ट आप एक बार देखो और उसका डिस्कशन करते हुए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां कौन सा मेजर सूटेबल है जिससे प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा. एक तो है फर्स्ट पॉइंट ए,
एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अच्छा, जब मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं तो वो क्वालिटेटिव डेटा है, और क्वालिटेटिव डेटा के लिए सुटेबल मीडियन है। तो ऑप्शन पहले जो क्वेश्चन है ए के लिए आपका आंसर होगा मीडियन। दूसरा है एवरेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स में चेंज कितना हुआ, एवरेज ऑफ चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज का रेट ऑफ एवरेज, एवरेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का चेंज का एवरेज निकालना है, तो सुटेबल है ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल, फिर से इंक्रीज इन सेल का एवरेज है, इंक्रीमेंट का एवरेज, तो ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज साइज ऑफ स्लीपर सोल्ड इन चप्पल शॉप, ऑब्वियस है, तो ये साइज की बात है तो मोर सुटेबल है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ का एवरेज मतलब ज्योमेट्रिक मीन। प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर की प्रोडक्शन एफिशिएंसी मतलब एरिथमेटिक मीन थे। देखो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग, प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग। थोड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन समझो, प्रोडक्टिविटी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है। टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, डिवाइड बाय, आप किसे कंपेयर करना चाहते हो, वर्कर्स की एफिशिएंसी को, तो कितने वर्कर्स एम्प्लॉय किए हैं मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स करेंगे तो पर वर्कर कितना प्रोडक्शन है, जितना कोई कंपनी का पर वर्कर, मेरे 2 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा हूं, और किसी के 1 वर्कर काम कर रहा है और वो भी मेरे जितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी एफिशिएंसी कम है मेरे वर्कर्स की और दूसरे के वर्कर्स की एफिशिएंसी ज्यादा है। इसका मतलब पर वर्कर जो प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो ये तो फॉर्मूला हुआ एरिथमेटिक मीन का, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये आंसर आपको मिलेगा एरिथमेटिक मीन से। तो ऑप्शन आपका जो है यही होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की बात करें तो सुटेबल मेजर है एरिथमेटिक मीन। एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट मोड होगा, ठीक है, मोस्ट प्रीफर्ड साइज कौन सी है। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस हो तो मीडियन सबसे ज्यादा सुटेबल है। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की वाइड रेंज है बहुत, तो अलग अलग वेराइड लेवल पर वेरिएशन कितना है वो मेजर करना है, मीडियन सुटेबल हो जाएगा। एंड द डेप्रीसिएशन इज चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस में, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता तो मैं बोल सकता हूं एरिथमेटिक मीन, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन सुटेबल है। तो चलिए, इससे आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या होता है। इसके साथ साथ एक जनरल पॉइंट आपको मैं समझा दूं कि फॉर ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फॉर ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप इतनी चीज कुछ याद रखिए, 4 चीज मैं यहां पर लिख रहा हूँ, 4 या 5 लिखते हैं कि भाई, एक तो है कि 4 में ही मैं काम खत्म कर दूंगा। फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और अ सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन है, टोटल एक ही ऑब्जर्वेशन है 7 या फिर 7 7 7 ऐसा 10 बार है तो सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन, लेकिन सिंगल हो या सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है। एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, ये याद रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया कि एक ही ऑब्जर्वेशन हो या फिर सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन हो, एनी मेजर हो, मतलब मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ क्या है, ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। तो ये हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ऑल, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर
डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों पर डिपेंडेंट है। ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट unit free measures, that means unit has to be maintained। आपको बोला जाए कि स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में, एवरेज हाइट क्या होगी, तो मीन निकालो, मीडियन या मोड कोई भी निकालो, लेकिन आपका जो आंसर आएगा सपोज 150 सेंटीमीटर है एवरेज, तो 150 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, मतलब यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। यूनिट फ्री मेजर्स नहीं है, कभी भी लिखो हमेशा यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे 4 चीजें मैंने 3 में इसलिए कवर कर ली कि ये इसके लिए 2 पॉइंट लेते हैं हम, लेकिन 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए, हमेशा याद रखो। अब इतना डिस्कशन हो चुका है, कॉन्सेप्ट पूरा इंट्रोड्यूस हो गया, थियोरिटिकली भी काम हो गया, प्रैक्टिकली भी काम हो गया। अब आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लेवल पे आ गए हैं और बाकी के सभी सेक्शन वाइज प्रैक्टिस आप खत्म कर सकते हैं। अब मैं आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस का शेड्यूल भेज दूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप पूरा सेक्शन वाइज प्रैक्टिस खत्म कीजिए। चलिए, तो आज का ये सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।